तो चलो शुरू करते हैं। हम देख रहे थे नेस्टेड लूप्स, ठीक है। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? देखो, नेस्टेड मैंने बताया था, नेस्टेड लूप का मतलब है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के अंदर तीसरा लूप, तीसरे के अंदर चौथा लूप, इस तरह से लूप्स चलते चले जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं नेस्टेड लूप्स, है ना। अंदर होना चाहिए एक दूसरे के ना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना चाहिए, दूसरे के अंदर होना चाहिए दूसरा, उसके नीचे नहीं होना चाहिए ना, एक के बाद दूसरा नहीं होना चाहिए ना, उसमें अंतर है। एक के बाद दूसरा लूप, दूसरे के बाद तीसरा, इसमें अंतर होता है। एक के अंदर दूसरा होना, दूसरे के अंदर तीसरा होना, ठीक है, वो चीज अलग होती है, ठीक है। जैसे कि एक रूम के अंदर ही एक रूम और बना रखा है, और फिर उस रूम के अंदर ही एक रूम बना रखा है, तो वो होता है अंदर जाना, ठीक है। एक होता है एक रूम है, उसके बराबर में दूसरा रूम है, उसके बाद तीसरा रूम है ना, वो एक अलग चीज होती है ना। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर ही दूसरा, कि जैसे अगर ये स्कूल है, ठीक है, अब ये क्लासरूम है, उसके बाद दूसरा क्लासरूम है, उसके बाद तीसरा क्लासरूम है, उसके बाद चौथा, तो ये नेस्टेड नहीं होता है ना, इस चीज को नेस्टेड नहीं बोलते। नेस्टेड क्या होगा, ये क्लासरूम है, इसके अंदर ही एक और क्लासरूम है ना, सुनने बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सी चीज है, लेकिन ऐसा मानो ना, एक रूम है, उसके अंदर ही एक और रूम है, फिर उसके अंदर एक और रूम है, फिर उसके अंदर एक और रूम है ना, तो वो होता है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेस्टेड लूप्स वो होंगे जिसमें एक दूसरे के अंदर होंगे ना, एक के बाद एक दूसरा नहीं होगा, ठीक है, तो वो नेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। लूप्स तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, जैसे एक के बाद एक रूम है, तो इसका मतलब रूम तो बहुत सारे हो गए, लेकिन वो नेस्टेड रूम्स नहीं है ना, तो वो तो सिंपल ही केस हो जाएगा। अब देखो, जैसे नेस्टेड लूप्स होते हैं वैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, कि एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर दूसरा है, फिर उसके अंदर तीसरा है, ऐसे उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स होते हैं। और एक मिक्स्ड होता है कि फोर के अंदर इफ है, इफ के अंदर फोर है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो देखो नेस्टेड लूप्स क्या ऐसा होगा, नेस्टेड लूप ऐसा होगा, ये फोर है ना। अच्छा, सिंपल वाला फोर लूप कैसे होगा, एक रूम के बाद दूसरा रूम, दूसरे के बाद तीसरा रूम, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैंने एक फोर लूप बनाया, फिर उसके नीचे एक और फोर लूप बना दिया ना, फिर उसके नीचे एक और फोर लूप लिख दिया ना, इस तरह से। तो ये जो है नेस्टेड नहीं है ना, ये नेस्टेड नहीं है, ये एक सेम लाइन के अंदर है, तो ये नेस्टेड नहीं है, ये एक के बाद एक दूसरा है, मतलब एक रूम है, उसके बाद दूसरा रूम है, उसके बाद तीसरा रूम है, ठीक है। तो ये नेस्टेड नहीं होता, ये दिखने में फोर लूप्स है ना, लेकिन ये अकेले अकेले हैं, नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड क्या होगा, नेस्टेड ऐसा दिखेगा कि ये फोर लूप है ना, और फिर इसके अंदर जो है आपने एक और फोर लूप बनाया, फिर उसके अंदर एक ने फोर लूप बना दिया, फिर उसके अंदर एक और फोर लूप बना दिया, फिर उसके अंदर एक और फोर लूप बना दिया ना, तो ये उसके अंदर है और ये उसके अंदर नहीं है ना, तो ये जो होता है आपका नेस्टेड लूप्स होते हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा ये अंदर है, अंदर कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है ना। देखो, यहां पर एक इंडेंटेशन यूज हो रही है ना, यहां पर फिर एक इंडेंटेशन यूज हो रही है, यहां पर फिर एक इंडेंटेशन यूज हो रही है, और फिर यहां पर एक इंडेंटेशन यूज हो रही है, ठीक है। तो नेस्टेड बनाने के लिए हमको इंडेंटेशन का यूज करना पड़ेगा ना, इस तरह से। तो ये जो है नेस्टेड फोर लूप्स हैं, और ये आपके सिंपल फोर लूप्स है, एक के बाद एक है ना, ये एक फोर लूप है, उसके बाद दूसरा फोर लूप है, उसके बाद, जबकि ये नेस्टेड लूप्स है ना, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो ये जो सिनेरियो होता है ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है ना, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो आपका जैसे फोर लूप पर कर गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये तो सिंपल ही है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि एक के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है। तो ये देखो ये कैसे काम करता है ना, ये कैसे काम करेगा और ये कैसे काम करेगा। देखो ये कैसे काम करेगा, ये आपका एक ब्लॉक है पूरा, ये ब्लॉक पूरा रन हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक आपका पूरा रन हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा ब्लॉक पूरा रन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा ब्लॉक रन होगा, उसके बाद ये तीसरा ब्लॉक रन होगा, और उसके बाद ये आपका फोर्थ ब्लॉक रन होगा। मतलब फर्स्ट ये वाला ब्लॉक रन होगा, फिर ये दो वाला, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, ये इस तरह से होंगे ना, एक के बाद एक ब्लॉक्स हैं, या फिर कह दो सेक्शंस है ना। तो पहले ये वाला सेक्शन होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ये वाला, मतलब ये वाला हो गया, खत्म हो गया, फिर ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म हो गया, फिर ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म हो गया, ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म हो गया। ये तो आपके सिंपल फोर लूप्स है ना, ये आपके सिंपल फोर लूप्स हैं, ये तो बहुत आसान है ना, सिंपल है, ये तो आपके सिंपल हो गए। ये जो केस है आपका, ये जो है आपका नेस्टेड केस होता है, ठीक है, नेस्टेड, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका एक ब्लॉक होगा, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक होगा, ये आपका नंबर 1 ब्लॉक होगा, ठीक है, और फिर ये जो है आपका ये सेकंड ब्लॉक होगा, ये वाला,
ये जो है आपका सेकंड ब्लॉक होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। और फिर ये जो है आपका थर्ड ब्लॉक होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका थर्ड ब्लॉक होगा, ठीक है, ये आपका फोर्थ ब्लॉक होगा, ठीक है, इस तरह से ये फोर्थ हो जाएगा। और ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, ठीक है। इस तरह से जो होंगे वो आपके नेस्टेड होंगे, ठीक है। तो मतलब देखो, आप फर्स्ट में जाओगे, है ना, अभी फर्स्ट के अंदर जाओगे लेकिन फर्स्ट से बाहर नहीं आओगे, है ना, फर्स्ट के अंदर गए लेकिन फर्स्ट के बाहर नहीं गए, फर्स्ट के अंदर गए, फिर सेकंड के अंदर गए, फिर थर्ड के अंदर गए, फिर फोर्थ के अंदर गए, फिर फिफ्थ के अंदर गए, फिर फिफ्थ से बाहर आए, फिर फोर्थ से बाहर आए, फिर थर्ड से बाहर आए, फिर सेकंड से बाहर आए, और फिर फर्स्ट से बाहर आए, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर इस तरह से बना लो इसको, फोर्थ वाला सिनेरियो रखो, 4 ही लूप रखो, 5 मत रखो, ठीक है। तो ये आपका, ये तो हो गया आपका 4, ठीक है, और ये जो है आपका थर्ड हो गया, ठीक है, और ये वाला जो है आपका सेकंड हो गया, और ये जो है आपका ये हो गया फर्स्ट, ये इस तरह से ठीक है। तो पहले आपने फर्स्ट में एंटर करा, फिर अभी फर्स्ट से बाहर नहीं आए हो आप, उसी के बाद सेकंड में एंटर करा, फिर आपने थर्ड में एंटर करा, फिर फोर्थ में एंटर करा, फोर्थ में एंटर करा, फिर फोर्थ से बाहर आए, ठीक है, फिर थर्ड से बाहर आए, फिर सेकंड से बाहर आए, और फिर फर्स्ट से बाहर आते हो, ठीक है। और यहां क्या होता है, फर्स्ट में घुसते हो और फर्स्ट से बाहर आते हो, सेकंड में घुसते हो फिर सेकंड से बाहर आते हो, फिर थर्ड में घुसते हो फिर थर्ड से बाहर आते हो, फोर्थ में घुसते हो फोर्थ से, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है बेसिकली नेस्टेड केस के अंदर, ये नेस्टेड लूप्स होते हैं, ये आपके सिंपल लूप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो बहुत ही सिंपल होता है ना। ये तो आपको अगर ये वाला ब्लॉक आता है रन कैसे होता है, तो सेम ही ये वाला ब्लॉक उसके बाद रन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर सिनेरियो कॉम्प्लेक्स होता है कि पहले आपका ये रन होगा, फिर उसी के अंदर ये भी होगा, फिर उसके अंदर ये होगा, फिर उसके अंदर ये होगा, फिर ये वाला खत्म 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 होगा ना। तो आप ऐसे देखो ना कि एक रूम है, उस रूम के अंदर एक और रूम है, उस रूम के अंदर एक और रूम है, तो आप बड़े वाले रूम में एंटर हो गए, फिर छोटे वाले रूम में गए, फिर उसके भी अंदर एक रूम में उसमें गए, फिर बाहर आओगे तो सबसे पहले छोटे वाले में से बाहर आओगे, फिर उसके बड़े वाले में से बाहर आओगे, ऐसे चलोगे, है ना। और ये तो सेम है, एक रूम में गए बाहर आ गए, फिर दूसरे रूम में गए बाहर आ गए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल लूप्स होते हैं, ये आपके नेस्टेड लूप्स होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में केवल 2 ही रूम है, ठीक है, एक रूम के अंदर दूसरा रूम, बस उसके अंदर और रूम नहीं होगा ना। मतलब आपके सिलेबस में केवल ये ही रूम है, 2 रूम, केवल एक रूम है उसके अंदर दूसरा रूम है, बस, ठीक है। इससे ज्यादा दे नहीं रखा आपके सिलेबस में, और उसका भी बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं दे रखा, अदरवाइज जो एक्चुअल में होगा वो इतना भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी हो सकते हैं। और जब वो 5 या 5 से ज्यादा हो जाते हैं, 6 7 ऐसे हो जाते हैं, उस केस में मैंने कल आपको बताया था कि उस केस में हम रिकर्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उस केस में हम लूप्स को अवॉइड करके रिकर्शन का यूज करते हैं, ठीक है। रिकर्शन एक टेक्निक होती है, मैं बता इसलिए रहा हूं आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने में, या फिर कंप्यूटर में आगे परस्यू करने में, तो वो रिकर्शन अभी जाकर पढ़ सकता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हो जाए फॉर लूप्स का, उसके बाद वो रिकर्शन जाके पढ़ सकता है, नेट पे सर्च कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें ये पढ़ते हैं वो, ये ठीक है। तो आप भी कर सकते हो अगर किसी का इंटरेस्ट है तो, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी का और इंटरेस्ट है, ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहता है और कंप्यूटर के अंदर करियर बनाना चाहता है, बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत आगे जाना चाहता है, या बहुत ज्यादा कंपनीज में जाना है, बड़ी बड़ी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सब में जाना है, तो फिर आ जाती है हमारे पास एक्चुअली प्रोग्रामिंग। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में, लेकिन जो सबसे टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये सबसे टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसकी बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सिंपल का मतलब है आपके लेवल से तो बहुत ऊपर की होती है, ठीक है, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम्स भी होती है इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आती है, जो एक्चुअली आपके बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं वो बेसिकली इन्हीं का यूज करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, क्योंकि ये जो है सॉल्यूशंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देती है, ठीक है।
कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें बहुत टाइम लगता है कंप्यूटर को भी सॉल्व करने में, ठीक है। कंप्यूटर को भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे वो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाती है, बहुत जल्दी, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकर्शन का भी यूज करती है, ठीक है। रिकर्शन बेसिकली स्लो होता है ना, रिकर्शन जो होता है स्लो होता है, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकर्शन का यूज करती है और प्लस कुछ टेबल्स वगैरह का यूज करती है जिससे सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स होती है, इतनी ज्यादा एडवांस जिसका आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सिंपल प्रॉब्लम्स भी होती है इसमें। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है। बस आपको केवल नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि अगर किसी को इंटरेस्ट इसमें है तो अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, देखो। और जितने भी गूगल के कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप तो शायद उस लेवल पे नहीं हो भी, मतलब शायद आपकी फील्ड अलग है। अदरवाइज जितने भी कंप्यूटर ग्रेजुएशन जिसको भी करना है, कंप्यूटर फील्ड में आगे जाना है, इंजीनियर्स वगैरह, बेसिकली आप में से इंजीनियर्स तो कोई परसू करेगा नहीं, लेकिन अगर इंजीनियरिंग परसू ना भी करो और फिर कंप्यूटर में ग्रेजुएशन परसू करो तो बेसिकली तो भी जो है आप एज ए कंप्यूटर इंजीनियर जो है करियर बना सकते हो। और उसमें जो मेन रोल होता है वो प्रोग्रामिंग का ही होता है। तो ये सब प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ये सबसे टॉप लेवल की प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, इसी पे ही आपको मास्टरी करनी होती है ना, इन्हीं के साथ आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये वेपन्स हैं, इन वेपन्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। जब आप इनके साथ अच्छे से खेलना आने लग जाता है आपको, तो जो है आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डेवलपर वगैरह, ठीक है। देखो, तो ये तो चलो हो गई आपके इंटरेस्ट की बात, मैंने बता दिया। अब वापस आते हैं, ये होते हैं आपके नेस्टेड लूप्स, ठीक है। अब लूप्स भी कई तरह के होते हैं, केवल आपके सिलेबस में फॉर लूप है ना, अदरवाइज और भी तरह के लूप्स होते हैं। वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है। बेसिकली तीन ही तरह के लूप्स होते हैं मेनली, है ना, फॉर, वाइल, डू वाइल। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल फॉर लूप ही है। और नेस्टेड में केवल दो ही सिनेरियो है ना, एक रूम के अंदर दूसरा रूम, उसके अंदर और रूम्स नहीं है, ठीक है। तो वहां तक ही है, सिंपल ही है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आईपी है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस नहीं है। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग के बारे में और ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। आईपी में थोड़ा सा एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं ना। आईपी क्या है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, मतलब वहां पर ज्यादा थोड़ा एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं ना। कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम कंप्यूटर के बारे में प्रोग्रामिंग्स वगैरह ज्यादा करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आपके लास्ट जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोग्रामिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है, उनको कोर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। लेकिन अभी आपके आईपी आ चुका है तो उसमें प्रोग्रामिंग कम है, तो आपके सिलेबस में केवल ये दो ही। अब देखो नेस्टेड लूप्स हो गया, नेस्टेड ऐसे ही मैंने बताया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी होते हैं। नेस्टेड, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा। ऐसे आपके इफ स्टेटमेंट भी ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। इसकी फोटो खींच लो, है ना, फटाफट से इसकी फोटो खींच लिया करो, साथ साथ में चला करो ना, मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े कि इसकी फोटो खींच लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। ये काम आप साथ साथ में करते चला जाया करो। और अगर कभी छूट जाता है, आपसे नहीं होता है, तो वीडियो तो अपलोड होता ही है, तो वीडियो ऑन करो, वीडियो देखो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना, स्कूल पे तो होते ही है, लेकिन मैं अपने पे सारे डाल देता हूँ, तो अपने चैनल पे सारे डाल देता हूँ, तो आप देख लो, किसी दिन छूट जाता है तो आपसे जाओ वीडियो देख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो जैसे ही नेस्टेड लूप्स होते हैं ना, वैसे ही आपके नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी होते हैं। मतलब इफ के अंदर आप इफ का यूज कर सकते हो, और इस इफ के अंदर आप दोबारा से इफ का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप ELIF का कर सकते हो, है ना, ELIF के यहाँ पर आप एल्स का कर सकते हो, फिर आप दोबारा से इफ का कर सकते हो, मतलब कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। और नेस्टेड भी मतलब मिक्स्ड भी कर सकते हो आप, इफ के अंदर फोर का, फोर के अंदर इफ का, कैसे भी यूज कर सकते हैं। और यही प्रोग्रामिंग होती है। डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन इसी तरह से बनता है। तो मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे ही बनता है कि आप फोर लूप्स का यूज करो, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, या तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा, या फिर इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर दूसरा इफ, या फिर मिक्स्ड हो सकता है फोर के अंदर इफ, है ना। ऐसा भी कोई सॉल्यूशन आ सकता है कि जिसके अंदर फोर के अंदर इफ हो, फिर दोबारा से फोर हो, फिर दोबारा से फोर हो, है ना, फिर इफ का यूज हो, फिर ELIF का यूज हो, और फिर यहाँ पर दोबारा से फोर का यूज हो, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोग्राम बनेगा ना, वो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम है उसका जो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो सॉल्यूशन इसी तरह से बनते हैं।
4 के अंदर इफ आ गया, फिर 4 आ गया, फिर इफ आ गया, फिर 4 आ गया, फिर एल्स इफ आ गया, फिर एल्स आ गया, फिर 4 आ गया। इसी तरह से आपके जो है लगती है ना, 4 के अंदर 4 कर दो, इफ के अंदर इफ कर दो, तो आपका जो भी सॉल्यूशन बनता है वो इसी तरह से बनकर आता है। ठीक है, तो ये होगी। अब आपके क्या है, अभी हमने क्या क्या देखा, देखो हमने क्या देखा, हमने ये भी देख लिया कि 4 के अंदर हमने इफ का यूज करा हुआ था, है ना। एक ऐसी प्रॉब्लम देखी हुई है जिसके अंदर 4 के अंदर हमने ये करा हुआ है ना, ये वाला सिनेरियो बेसिकली, है ना। हमने ये भी देखा हुआ है कि इफ के अंदर बेसिकली आपने 4 का यूज करा हुआ है, एल्स के अंदर 4 का कर लो ना, ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि 4 के अंदर भी 4 का कर लो, है ना। और एक ये भी हो सकता है आपका कि इफ के अंदर दोबारा से एक इफ का यूज कर लो ना। तो ये केसेस बेसिकली आपके लेवल पर आपको आने चाहिए, है ना, ये केसेस। इसके ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस दो के अंदर, मतलब दो नेस्टेड होनी चाहिए ना, मतलब नेस्टिंग जो है दो लेवल पर होनी चाहिए, इतना आपको आना चाहिए, है ना। और वो कैसा भी हो सकता है, 4 के अंदर 4 हो, इफ के अंदर इफ हो, इफ के अंदर 4 हो, या 4 के अंदर इफ हो, है ना। ये चार केसेस बन सकते हैं आपके, फर्स्ट सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया ना। तो इस लेवल पर चीजें आपको आनी चाहिए, ये बेसिक लेवल है आपके अंदर, है ना। नेस्टिंग आपके पास 2 लेवल्स तक होनी चाहिए, ये आपका लेवल है, नेस्टिंग एट 2 लेवल्स। ठीक है, ये आपके जो है आपसे रिक्वायर्ड है कि आपको यहां तक आनी चाहिए चीज, है ना। अभी अपन ने देखा हो कितनी भी सकती है, आपको केवल 2 लेवल तक आनी चाहिए, 8 10 9 10 कितने भी लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, नेस्टेड 4 आना चाहिए, 4 के अंदर 4 का यूज कर लिया। नेस्टेड इफ आना चाहिए, इफ के अंदर इफ का यूज कर लिया, है ना। ये आना चाहिए, इफ के अंदर 4 का कर लिया, या 4 के अंदर इफ का यूज कर लिया। तो ये चार केसेज हैं बेसिकली, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं जिनमें इनका यूज हो। ठीक है, तो आपसे कोई भी प्रोग्राम ऐसा पूछा जा सकता है जिनके अंदर बेसिकली इन चार का यूज हो। ठीक है, मैक्सिमम इस लेवल के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये लेवल है आपका। ठीक है, मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ये आपसे मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको देख लो ना, मतलब 4 के अंदर 4, ये वाला केस तो हम देखेंगे ना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इन तीनों में से, इन तीनों में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये वाला है, यही अभी हम देखेंगे ना। इफ के अंदर इफ, ये भी शायद हम देख चुके हैं, अदरवाइज ये 4 के अंदर इफ के अंदर 4, ये भी हम प्रोग्राम बना चुके हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें इनका यूज हो। ठीक है, ये तीन तो सिनेरियो आसान ही है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये एक केस बचा हुआ है, जो केस अब हम देख लेते हैं कि 4 के अंदर ही अगर 4 का यूज हो रहा होगा, तो वो केस बेसिकली हमको देखना है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। चलो, तो एक क्लास और लग जाएगी इसमें, ये बेसिकली आज कवर नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे। देखो, अभी हम पहले कुछ चीजें देखते हैं कि वो कैसे होती है, फिर देखेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में। ठीक है, देखो अगर जैसे मैंने, देखो तो पहला ये देखो, आपने देखा हुआ गया कि अगर मैंने लिखा 4 i इन रेंज, ठीक है, 4 i इन रेंज, और मैंने लिख दिया 1,4, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा प्रिंट i, इसका आउटपुट क्या आएगा, फटाफट से रिप्लाई कर दो, इसका आउटपुट क्या आएगा। कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक।
1 2 3 नहीं, देखो मतलब आर सब एक ही रिप्लाई करते हो ना, सबके एक ही मिस्टेक आती है। सीबीएसई में भी एक लड़की है, उसने भी यही रिप्लाई किया था, ठीक है, जो कि आंसर गलत है, ठीक है। आंसर मेरे पास आंसर क्या आया, ये आया 1 2 और 3, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये पैरेंथेसिस कहां से आया, ये पैरेंथेसिस कहां से आया। मैं तो केवल आई प्रिंट करवा रहा हूं और आई की वैल्यू क्या है 1 2 3, है ना। तो ये पैरेंथेसिस कहां से आया, पहली चीज तो ये पैरेंथेसिस नहीं आएगा। दूसरी चीज ये कॉमा भी नहीं आएगा, ये कॉमा भी कहां से आया, न तो मैंने कॉमा प्रिंट करवाया न मैंने पैरेंथेसिस प्रिंट करवाया, मैं केवल आई प्रिंट करवा रहा हूं और आई की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर दोबारा बताओ अब क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। न तो पैरेंथेसिस आएगा और न ही कॉमा आएगा। और बताओ, और किसी का कोई आंसर आ रहा है? ये आंसर तो गलत है, क्योंकि न तो पैरेंथेसिस आएगा और न ही कॉमा आएगा, ठीक है। 1 2 3 ठीक है, हाँ 1 2 3 आंसर आया, ठीक है, 1 2 3 आया। ये दोबारा से गलत आंसर है 1 2 3, क्यों? देखो ये इसलिए गलत है क्योंकि जब मैं 1 प्रिंट करता हूं तो उसके बाद 2 दूसरी लाइन में प्रिंट होता है और 3 तीसरी लाइन में प्रिंट होता है। तो आंसर जो है वो 1 2 3 नहीं आता है, आंसर आता है 1 2 और 3, इस तरह से आंसर आता है, ठीक है। आंसर आएगा 1 2 3, ना कि इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर मुझे ये आंसर चाहिए 1 2 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा ये है और आंसर ये कैसे आता है पहले उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर जो है इस तरह से आएगा, 1 के बाद 2 और फिर नीचे वाली लाइन में 3, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो देखो 1 प्रिंट होता है और 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है ना। मतलब 1 के बाद एंटर और आ जाता है, ठीक है। मतलब मैं 1 प्रिंट करता हूं और उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूं, एक तरह से इस तरह से काम होता है कि मैं 1 प्रिंट करता हूं और फिर एंटर प्रेस कर देता हूं तो फिर 2 प्रिंट हो जाता है, फिर मैं 2 प्रिंट करता हूं उसके बाद एंटर अपने आप प्रेस हो जाता है और फिर 3 प्रिंट हो जाता है ना। तो ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि एंटर प्रेस ना हो बार बार, ठीक है। वो एंटर वाला जो काम है वो बार बार नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे बंद करूं, मैं एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये काम होता कैसे है, देखो होता ऐसे है कि ये जो प्रिंट आई है ना आपका, ये जो प्रिंट आई है ये एक्चुअली में आपका जो बराबर होता है ये इस चीज के बराबर होता है, प्रिंट आई और होता है कॉमा एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश n, ये होता है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू होता है बैकस्लैश n, ठीक है। कल हमने रेंज फंक्शन देखा था जिसमें हमने 3 आउटपुट देखे थे, ठीक है। कल हमने रेंज फंक्शन देखा था जिसमें हमने 3 आउटपुट देखे थे, ठीक है। रेंज फंक्शन में, है ना, हमने देखा था स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप होता है। हमने देखा था कि अगर आप स्टार्ट की वैल्यू पास नहीं करवाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होती है। हमने कहा था कि अगर आप स्टेप की वैल्यू पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से प्रिंट आई जब करवाते हैं तो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है एंड, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जब हम प्रिंट आई लिखते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में एक और आर्ग्यूमेंट होता है एंड, और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है बैकस्लैश n, और बैकस्लैश n का मतलब ही होता है कि आप न्यू लाइन पर आ जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब ये वाला भी प्रिंट होता है आपके, है ना। मतलब आपका आई तो प्रिंट होता है और आई के बाद आपका न्यू लाइन वाला कैरेक्टर भी प्रिंट होता है, और न्यू लाइन का मतलब होता है कि 1 प्रिंट होकर आप दूसरी वाली लाइन में आ जाते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है, आप केवल आई प्रिंट करते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू बैकस्लैश n होती है जिसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो होता क्या है कि आपने आई प्रिंट करा, आपने 1 प्रिंट करा, आपका कर्सर आ गया यहां पर,
और फिर उसके बाद ये क्या करता है, बैकस्लैश एन प्रिंट कर देता है। बैकस्लैश एन का मतलब होता है कि आप नई लाइन में आ जाते हो, तो इसका मतलब जो आपका कर्सर है वो दूसरी लाइन में आ जाता है अब, ठीक है, इस तरह से, है ना। और फिर आप क्या करते हो, टू प्रिंट करते हो, तो आपने टू प्रिंट करा तो टू के बाद दोबारा से ये एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता है, तो फिर आपका कर्सर आ जाता है नीचे वाली लाइन में। और फिर जब आप थ्री प्रिंट करते हो तो दोबारा से जो है आपका बैकस्लैश एन प्रिंट होता है और दोबारा से जो है आपका कर्सर आ जाता है इस लाइन पे। अब जब आप जो भी प्रिंट करोगे वो 3 के नीचे प्रिंट होगा, क्योंकि बैकस्लैश एन ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट होता चला जाता है। जो भी आप प्रिंट करते हो उसके साथ में बैकस्लैश एन प्रिंट होता चला जाता है। तो करना क्या, बस करना यह है कि आपको ये वैल्यू खुद से पास करवा देनी है। अगर आप ये वैल्यू खुद से पास करवा दोगे तो ये बैकस्लैश एन यूज नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला करूंगा, एंड इज इक्वल टू आपका, अब मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहता तो मैं इसको दो कोट्स इस तरह से लगा दूंगा ना, एक के बाद एक कोट, है ना, मतलब ब्लैंक, है ना, इसको कहते हैं ब्लैंक, कि मतलब ये मैंने लिखा, ए लिखा और ये, तो बीच में से अगर मेरे को कुछ हटाना है तो दोनों कोट्स को पास पास लिख दो, है ना, तो इसका मतलब हो गया ब्लैंक। तो अब ये क्या करेगा कि ये वन प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद बैकस्लैश एन जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, है ना, तो वन प्रिंट करेगा और फिर कर्सर जो है वहीं पर ही रहेगा। तो होगा क्या, वन प्रिंट होगा और कर्सर आपका यहीं पर ही रहेगा, इस पर रहेगा। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम ये टू प्रिंट करेगा और फिर कर्सर आपका यहां आ जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर अगली बार तीन प्रिंट रहेगा और फिर कर्सर आपका यहां आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 2 3 जो है प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, एंड और इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। देखो फटाफट से लिखते चला करो साथ में यार, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ये तुम क्लास में और नहीं रहते, पता ही नहीं चलता पीछे पीछे क्या करते रहते हो। देखो अब फोटो खींच लेना, बाद में देख लेना आप जिसने नहीं लिखा है। देखो तो ये जो है इसका आउटपुट क्या आएगा, बेसिकली पहले वाले का तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 1 2 और 3। इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं ये चाहूं कि मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, वही जो आप बता रहे थे 1 2 3, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो है कॉमा लगा दो बस। तो क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 4, यहां कॉलन और यहां कर दो प्रिंट आई, और यहां कर दो एंड इज इक्वल टू, यहां पर कॉमा, ठीक है, कोट्स के अंदर कॉमा, कॉमा लगाएंगे कोट्स के अंदर। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1 कॉमा फिर 2 कॉमा और फिर 3 और कॉमा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, और आपका कर्सर जो है अब वो यहां पर रहेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये वाला केस हो गया। अब आप चाहते हो कि आपका आंसर ऐसे आना चाहिए, 1 और फिर स्पेस होना चाहिए 2 और फिर स्पेस होना चाहिए और फिर 3, इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए, मतलब बीच में स्पेस होना चाहिए। इसमें स्पेस नहीं था बीच में, है ना, इसमें स्पेस भी आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये स्पेस वाला चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 आई इन रेंज 1 4, और यहां पर जो है आप स्पेस का यूज कर लो, प्रिंट आई और एंड इज इक्वल टू, यहां कोट और बीच में एक स्पेस देकर फिर कोट को बंद कर दो, ठीक है। मतलब कोट्स का यूज कराया मैंने और कोट्स के अंदर एक स्पेस दे दिया, ठीक है। तो आपका आंसर है वो ये वाला आ जाएगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 3, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। फटाफट से लिख लो इसको। अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। आप फटाफट से इसका आंसर बताओ।
एंड इज इक्वल टू, मैंने एक स्पेस दे रखा है, ठीक है, और यहां पर भी मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने जो है स्पेस दे दिया, ठीक है, और यहां मैंने कर दिया आपका 6, ठीक है। अब इसका आउटपुट मेरे को फटाफट से बता दो, देखो, फॉर आई इन रेंज 1,4 प्रिंट आई कॉमा एंड इज इक्वल टू, और यहां पर मैंने एक स्पेस दे दिया कोट्स में, ठीक है। फिर मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज 1,6 कॉलन और फिर प्रिंट जे, यहां पर जे, ठीक है, जे, और फिर एंड इज इक्वल टू, फिर दोबारा से मैंने एक स्पेस दे दिया कोट्स में। आंसर क्या आएगा फटाफट से कर दो, टाइम एंड होने वाला है। 1 2 3 4 5 आंसर आया, 1 2 3 आया, किसी का 1 2 3 4 5 आया, ठीक है। इसका आंसर देखना, इसका आंसर क्या आता है, फिर कल बताते हैं इसका आंसर क्या आता है, तो टाइम ही खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है। आंसर सबका ही गलत आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 2 3, है ना, और फिर इसी लाइन में 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसी लाइन में आएगा, 1 2 3 4 5 नीचे नहीं आएगा, इसी लाइन में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पर भी बैकस्लैश एन यूज नहीं होने दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना ना। अब अगर आप चाहते हो कि यहां पर जो है 1 2 3 4 5 नीचे आए, तो इसके लिए क्या करना होगा ये आप देख कर आना, मैं बता देता हूं हिंट। यहां पर आप क्या करो, प्रिंट का यूज कर लो, ऐसे। टाइम ओवर नहीं हो रहा, क्या बात है ना। तो यहां पर आप क्या कर लो, प्रिंट बीच में इन दोनों के, इस प्रिंट के बाद जो है आप यहां पर प्रिंट का यूज कर लो, है ना। प्रिंट के अंदर कुछ भी मत लिखो, तो जो है आपका ऐसे ही हो जाएगा ना। यहाँ 1 और 2 तो हटा दो, 1 और 2 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहां पर आप प्रिंट का यूज कर दो, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कुछ भी मत लिखो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एंड की वैल्यू बैकस्लैश एन रहेगी, तो इसका मतलब है न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो 1 2 3 के बाद न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। इसको सोचना, इसको ट्राई करना, मैंने आपको बता दिया है कैसे ये आंसर आएगा और कैसे वो आएगा, ट्राई करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज क्या बात है, डिस्कनेक्ट नहीं हुए अभी तक, सब यहीं पर ही हो गया, यस करना। ये अभी तक कैसे चल रही है मीटिंग, कोई है यहां पर या मैं अकेला ही हूं, हो यहां पर, ठीक है। पता नहीं अभी तक मीटिंग कैसे चल रही है, जबकि हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान में रखना कि अगर आप इस प्रिंट का यूज नहीं करोगे, बीच वाले प्रिंट का, तो ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5। और अगर आप इन दोनों के बीच में यहां प्रिंट का यूज कर लोगे, प्रिंट में कुछ भी नहीं लिखोगे, तो फिर जो है 1 2 3 4 5 नीचे वाली लाइन में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रिंट के अंदर आपने कुछ ही नहीं लिखा, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एंड की वैल्यू तो प्रिंट होगी, एंड की वैल्यू होती है बैकस्लैश एन, तो मतलब 3 के बाद आप 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है।